मार्केट पे जितेंद्र गोहिल, क्रेडिट स्विस वेल्थ के हेड ऑफ रिसर्च हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, गुड मॉर्निंग। हम लोग की बात काफ़ी अच्छे टाइम पे हो रही है, 17,500 के ऊपर हो गया मार्केट, और जो पीक ऑफ पेसिमिज्म है ऐसा लग रहा है साइंस ऐसे हैं कि वो हमारे पीछे है। आपका क्या व्यू बन रहा है, और आपने लास्ट 2-3 महीने जो बाजार रहा कैसे ऑब्जर्व किए वेरिएबल्स को? हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले तो शुक्रिया इस शो में बुलाने के लिए। अजय, लास्ट टाइम हम जब मिले थे, हमारी बात हुई थी आपके चैनल पे, तब हमने कहा था कि फर्स्ट हाफ इंडियन इक्विटीज के लिए अच्छा रहेगा। हम ये भी सोचते हैं क्या जो फेड रेट हाइक जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी काफी हद तक मार्केट के फेवर में रहेगी। फेड अपने रेट हाइक को लेकर थोड़ी कॉन्शियस है अभी तक। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सो आई थिंक पूरा जो सेटअप है वो थोड़ा बहुत इक्विटी को सपोर्ट कर रहा है। फेड ने 50 बेसिस के जगह सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक दिया। उन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी कब वो लोग अपना असेट परचेज प्रोग्राम ट्रिम डाउन करने वाले हैं। सम हिंट है क्या नेक्स्ट मीटिंग से होगा। सो आई थिंक ओवरऑल अर्निंग्स भी ठीक ठाक ही रहेगी। सो मेरे हिसाब से थोड़ा एक पुल बैक रैली पॉसिबल थी आफ्टर एकदम पेसिमिज्म मार्केट में जो सेट इन हुआ था बिकॉज रशिया और यूक्रेन को टेंशन को लेके। अभी धीरे धीरे न्यूज उभर के आ रही है क्या दोनों कंट्रीज टेबल पे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा बहुत रशिया ने बोला है क्या दे विल विड्रॉ देयर ट्रूप्स। सो थोड़ा बहुत पॉजिटिव माहौल बन रहा है। इसमें हमें ऑयल के ऊपर बहुत ध्यान देना होगा। ऑयल प्राइसेस अगर यहाँ से वापस गिरना चालू होते हैं, सो दैट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन फॉर इंडियन इक्विटीज। जो हो रहा है, हमने जो देखा था ऑयल प्राइस 129 बैरल्स तक पहुंचे थे, अभी वो नीचे नीचे गिर के 110 के नीचे आ गए हैं ब्रेंट ऑयल। सो आई थिंक थोड़ा बहुत माहौल इंडिया के लिए पॉजिटिव है इन द नियर टर्म। बट इन द मीडियम टर्म मुझे लगता है क्या इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। हमारा जीडीपी ग्रोथ जो हम सोच रहे थे क्या बहुत ही अच्छा रहेगा, थोड़ा उसमें डेंट आने की संभावना है। कंसेंसस ने ऑलरेडी जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स काटना शुरू किया है, बट अभी तक हमने ये नहीं देखा है कि अर्निंग्स जो निफ्टी की है उसमें कोई बड़ी कटौती आई है। इनफैक्ट अर्निंग्स काफी हद तक स्टेबल रही है। सो नेट नेट न्यूट्रल टू थोड़ा पॉजिटिव व्यू बन रहा है इन द नियर टू मीडियम टर्म। राइट। जितेंद्र, आपने अपने पोर्टफोलियो में क्या बदलाव किए हैं लास्ट कुछ हफ्तों में, महीनों में? इस टर्बुलेंट वेदर में आपने अपने क्लाइंट्स को कौन से एरियाज में पोजीशन रेज करने के लिए सजेस्ट किया, जो इस तरह के एनवायरनमेंट जो आप बता रहे हैं उस एनवायरनमेंट को नेविगेट करके अच्छे अर्निंग्स दिखा सकें उसके बाद भी? सो अजय, क्लियरली हमने पिछली बार भी कहा था, हम मल्टीप्लेक्सेस में काफी हद तक पॉजिटिव हैं। जो भी रीओपनिंग ट्रेड्स हैं, जो भी सेक्टर्स बहुत ज्यादा बीटन डाउन हुए थे बिकॉज ऑफ कोविड, अभी धीरे धीरे कोविड का माहौल ठीक हो रहा है। सो हमने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टीप्लेक्सेस और रीओपनिंग ट्रेड्स उनमें काफी हद तक इन्वेस्ट करने की सुझाव दिए थे। हमने ऑल्सो सम ऑफ द मिड कैप बैंक्स, सम ऑफ द पीएसयू बैंक्स में भी थोड़ी पोजीशंस ली थी। बैंक्स थोड़े बहुत अंडर परफॉर्म कर रहे हैं टुवर्ड्स आवर एक्सपेक्टेशंस, बट हमें लगता है क्या रिजल्ट्स काफी अच्छे आएंगे, नतीजे काफी अच्छे आएंगे अपकमिंग क्वार्टर्स। सो हमें उसमें कुछ ज्यादा स्ट्रेस नजर नहीं आ रहा। सो मुझे लगता है क्या बैंकिंग सेक्टर और रीओपनिंग ट्रेड्स, ये दो सेक्टर एक क्लियर कट बाई है। दूसरा हमने देखा है क्या बहुत सारे जो कंपनीज हैं, अगर BSE 500 देखें तो ऑलमोस्ट 60% कंपनीज अपने 52 वीक हाई से 20% तक गिर चुके हैं। तो काफी बॉटम फिशिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है अभी भी मार्केट में। सो फॉर एग्जांपल हमारा फेवरेट सेक्टर है केमिकल सेक्टर। हमने वापस उसमें और एक्सपोजर बढ़ाया है ये फॉल में। एपीआई सेगमेंट जो फार्मा का है उसमें थोड़े कंसर्न्स आ रहे हैं बिकॉज चाइना में लॉकडाउन हुआ है और कोई कंपनीज है जिसमें थोड़ा सप्लाई चेन को लेकर कुछ इश्यूज आ सकते हैं इन द नियर टर्म। बट जो कंपनीज काफी अच्छे से डाइवर्सिफाइड है, जिसकी सप्लाई चेन काफी रेजिलिएंट है, उसमें हमने ज्यादा पोजीशंस लेना चालू किया है। और हम ये भी कह रहे हैं इन्वेस्टर्स को, अभी के बाद जब भी आईटी में जब उछाल आएगा
वी आर रिकमेंडिंग अपने इन्वेस्टर्स को थोड़ा ट्रिम करने का एक्सपोजर। हमें लगता है कि आईटी का मोस्ट बेस्ट पार्ट वो प्राइस्ड इन हो चुका है। सो अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं आईटी में, सो हम इसमें पोजीशन कट करके हम वापस बैंकिंग और डोमेस्टिक फोकस कंपनीज पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। ओके जितेंद्र, ये जो न्यू एज कंपनीज हैं, आप उनमें देखिए वैल्यूएशन को लेकर तो हमेशा से डाउट रहता ही है, क्योंकि उनको एक तो आप कंपेयर नहीं कर सकते और दूसरा उनका बिजनेस मॉडल बहुत ही अलग तरीके का है जो हम क्लासिकल इकोनॉमीज के अंदर देखते हैं, कंपनीज के अंदर देखते हैं। लेकिन फिर भी अगर उनके प्राइसिंग, लिस्टिंग प्राइसिंग से उनका करेक्शन देखा जाए तो वो सिग्निफिकेंट करेक्शन है, कईयों में तो 50% तक का करेक्शन है। क्या ऐसी कुछ कंपनीज को आप अपनी वॉच लिस्ट में डाले हुए हैं क्या? उसको ले, भले आपने अभी उसमें अपना टेक ना लिया हो, बट आप उसको वॉच जरूर कर रहे हो। सी वॉच तो हम करते ही हैं। जो भी कंपनीज मार्केट में लिस्ट होती है जिसमें ज्यादा ग्रोथ की संभावना है, हम करते हैं। बट हमारा यही विचार है हमारे प्लेटफॉर्म का, क्या ये कंपनीज जो प्री आईपीओ वैल्यूएशन जितना उनका बढ़ोतरी हुई है लास्ट 2-3 साल पहले प्री लिस्टिंग, वो काफी फिनोमिनल है। और इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये कंपनीज को पहले डिलीवर करना चाहिए, फिर ही हमें इसमें थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड बनेगा और उसके बाद हम इस कंपनीज पे व्यू ले पाएंगे। अभी इस फॉर अ ट्रैकिंग पर्पस आई थिंक ये अच्छी बात है, नई नई कंपनीज लिस्ट हो रही है, बट वेदर ये अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या नहीं, हमें थोड़ा रुक के इन्वेस्ट करने की जरूरत है, हमें ऐसा लगता है। बिकॉज एक ट्रैक रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है, एक लिस्टिंग कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड। अनलिस्टिंग कंपनीज में बहुत डिफिकल्ट होता है उनका डे टू डे बिजनेस जानना, पर एक बार कंपनी लिस्ट हो जाती है फिर उसके बाद थोड़े क्वार्टर्स को समझ के डिफरेंट वॉलेटिलिटी, डिफरेंट साइकिल ऑफ इकोनॉमी, ये सब देख के बाद ही हम ऐसी कंपनीज में बड़ी मात्रा में पोजीशंस ले सकते हैं। सो मुझे अभी भी लगता है क्या थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड बनाने की जरूरत है इस कंपनी को, और हम अभी भी ये कंपनीज पे अभी भी रेकमेंड नहीं कर रहे हैं। फाइनेंशियल्स की आपने बात की जितेंद्र, एक तरफ तो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट बेहतर होता जा रहा है, इवन बढ़ता जा रहा है। ऐसे टाइम में किस तरह के फाइनेंशियल्स आपको लगता है अच्छा परफॉर्म करेंगे? लार्ज कैप कॉर्पोरेट सेंट्रिक बैंक्स, लार्ज कैप रिटेल ओरिएंटेड बैंक जो चले ही नहीं है, कोटक, एचडीएफसी वैरायटी बहुत साल से, या फिर पीएसयू लार्ज कैप में भी आप ओपन है शॉपिंग करने के लिए? आई थिंक ये बहुत ही अच्छा समय है बैंकिंग सेक्टर के लिए। क्या हमारे एनपीएस काफी हद तक गिर चुके हैं। सो पहले मार्केट अपनी सारी पोजीशंस टॉप बैंक्स में कंसंट्रेट करता था, और बिकॉज बाकी सब बैंक्स के पैरामीटर्स काफी वीक थे, सो बहुत सारा मनी, बहुत सारी पोजीशंस वो कंसंट्रेट होती थी बहुत लार्ज कैप बैंक्स में। बट लास्ट 3-4 साल से हमने देखा है क्या कंटिन्यूसली अपनी डीलिवरेजिंग प्रोसेस चालू है इंडियन इकोनॉमी में। काफी कॉर्पोरेट्स ने अपना डिलीवर्ड कर दी है बैंक्स। सो आई थिंक थोड़ा रिस्क ऑन सेंटिमेंट दिख रहा है बैंकिंग सेक्टर में। सो इसके लिए जो सेकंड और थर्ड टायर बैंक्स है उनमें काफी बढ़ोतरी दिख रही है, जबकि जो बैंक्स ऑलरेडी लोगों के पोर्टफोलियोज में बहुत सालों से है, वो बैंक्स में हमें थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है। बट जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, हमें ये देखना है क्या कौन ये सारे बैंक्स में कौन सी जो बैंक्स है जो अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंट्रोल करके रखती है। तो उसमें आई थिंक पीएसयू बैंक्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी अच्छी है। सो आई थिंक सम ऑफ द पीएसयू बैंक्स अभी भी लेने लायक लग रहे हैं हमें। इन टर्म्स ऑफ लार्ज कैप बैंक्स वी आर मोस्टली रिकमेंडिंग सेकेंड और थर्ड टायर बैंक, जो एकदम ही ऊपर की टॉप बैंक से टॉप एनबीएफसीज है, हम थोड़ा उसमें पोजीशन काटे हैं। सो मुझे लगता है क्या बैंक में थोड़ा रिस्क ऑन सेंटिमेंट करना जरूरी है इन पोर्टफोलियो कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल। मॉर्निंग जितिन, दिस इज प्रियंका। एक और चीज़ आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि इस साल एफआईज के फ्लोज लिमिटेड होंगे, ये एंटिसिपेशन बहुत हद तक कई बार बात हो चुकी है, बाजार भी इसे शायद डाइजेस्ट कर चुका है। लेकिन जो रेफरिंग टू अ लेटेस्ट प्रोजेक्शन बाय गोल्डमैन सैक्स, जिन्होंने क्लियरली कहा है कि इस साल के लिए जो उनका प्रोजेक्शन है, उन्होंने तो काफ़ी हद तक स्लैश कर दिया, लगभग 80% प्रोजेक्शन स्लैश कर दी जो एफपीआईज का इनफ्लो आएगा
इंडिया में लगभग $5 बिलियन, जहां 30-40 बिलियन डॉलर्स आपको लास्ट ईयर देखने को मिला है। आपको लगता है कि बाजार काफी हद तक इस प्रोजेक्शन को या इस हेडविंड के लिए तैयार है? बहुत अच्छा सवाल है प्रियंका जी। इसमें हमें ये देखना है क्या ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है इस साल। सो जब भी इमर्जिंग मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा, जो ईटीएफ इनफ्लोज है वो इंडिया में आने हैं। इंडिया का जो वेटेज है इन इमर्जिंग मार्केट वो भी थोड़ी हद तक बढ़ा है और इंडिया एक अच्छी स्ट्रक्चरल स्टोरी है। सो एफआईआई का आना जाना ये तो लगा रहेगा। हमें ये देखना है कि इंडिया के फंडामेंटल स्ट्रांग है। यस, वी डू थिंक इंडिया के फंडामेंटल्स काफी हद तक स्ट्रांग है। इसके वजह से हमारा जो डोमेस्टिक बाइंग है, डोमेस्टिक फंड्स की बाइंग है, डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स की बाइंग है, वो काफी हद तक कॉम्पनसेट कर रही है एफपीआई को। बट हमें डेफिनेटली ये देखना होगा क्या हाउ इमर्जिंग मार्केट परफॉर्म करेगा और उसके लिए हमें डॉलर पे ध्यान देना होगा। जब भी डॉलर वीक होता है, हमने देखा है क्या इमर्जिंग मार्केट्स में फंड आते हैं। अभी चाइना में बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, उनके वहाँ पे काफी रेगुलेटरी चेंजेस हो रही है, उनकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। इसकी वजह से हमने देखा था कि इमर्जिंग मार्केट ओवरऑल हैव सफर्ड अ लॉट। बट इंडिया का जो वैल्यूएशन प्रीमियम है वो अभी भी, जो हमने लास्ट ईयर भी कहा था और अभी भी हम कह रहे हैं कि इंडिया का वैल्यूएशन प्रीमियम हमेशा एलिवेटेड रहेगा कंपेयर टू अदर मार्केट। सो इंडिया में जो लार्ज कैप फंड्स है, जो लॉन्ग टर्म फंड्स है, उनका इंटरेस्ट डेफिनेटली इंडिया में बना रहेगा। इन द शॉर्ट टर्म यस, यू आर राइट, फेड टाइटनिंग कर रहे हैं। उन्होंने अभी बोला भी है कि नेक्स्ट मीटिंग के बाद वो शायद सोचेंगे क्या विड्रॉ करेंगे अपनी क्यूई प्रोग्राम। सो लिक्विडिटी को लेकर थोड़ा बहुत कंसर्न है और यस, एफपीआई आउटफ्लोज पॉसिबल है। बट अगर इस दौरान अगर डॉलर डिप्रिशिएट होता है आफ्टर ये क्राइसिस थोड़ा अबेट होने के बाद, तो फिर इंडिया का फ्लोज रेजिलिएंट रह सकता है। अदरवाइज वी थिंक दैट ये पॉसिबल है क्या आउटफ्लोज थोड़े रहेंगे एफपीआई को लेकर। ओके जितेंद्र, एक लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे। अगर अब हम चर्निंग के हिसाब से भी देख रहे हैं तो जो कमोडिटीज़ के अंदर डिस्टर्बेंस हुई है, ये आपको लगता है ये पूरा साल अभी ये डिस्टर्बेंस रहेगी या फिर ये सेटल डाउन हो जाएगा? क्योंकि टिपिकली कमोडिटीज़ का जो साइकिल है वो थोड़ा लंबा चलता है। कमोडिटी का साइकिल लंबा चलता है, बट जब कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो किसी को इससे बहुत बड़ा फायदा नहीं होता। कंपनीज के कॉस्ट बढ़ते हैं, बारिंग फ्यू माइनिंग कंपनीज एंड बारिंग फ्यू स्टॉक्स। बाकी सबको अपनी वेल्थ भी उस पर भी थोड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आती है बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ता है। सो आई थिंक कमोडिटी साइकिल, I think to some extent is also cause of supply disruptions. Also because बहुत सारे companies ने अपनी green policies को बढ़ावा दिया है away from fossil fuels. So investments काफी कम हुए हैं last 3-4 साल से। और इनफैक्ट ज्यादा थोड़े और ड्यूरेशन को लेंगे तो आई थिंक फॉसिल फ्यूल्स और कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट्स काफी हद तक गिरे हैं। और जब भी अभी डिमांड आ रही है तभी उतना इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी नहीं हुआ है। सो ये साइकिल आई थिंक 12 से 18 महीना स्ट्रेस में रह सकता है। हमने ये भी देखा है इंडियन कंपनीज अभी बढ़ चढ़ कर कह रहे हैं कि हम केपेक्स करेंगे। एल्यूमिनियम में बहुत बड़ा केपेक्स हो रहा है अभी। सिमिलरली आयरन ओर, सिमिलरली स्टील, कॉपर, ये सारे सेक्टर में अभी वापस इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और मुझे लगता है कि ये एक साइकिल चलता है, जब कमोडिटी प्राइस बहुत ऊपर जाते हैं कंपनीज अपनी इन्वेस्ट करती है और उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट फ्रुक्टिफाई होता है तभी कमोडिटी प्राइस गिरते हैं। बट मुझे लगता है कि इकोनॉमी में अभी थोड़ा स्लो डाउन आने की संभावना है ग्लोबल इकोनॉमी में। इसके वजह से अभी ऑयल इस सप्लाई नहीं बट डिमांड का भी शॉक देखने को मिलेगा बिकॉज इकोनॉमीज आर नॉट doing that great compared to what market was anticipating. So demand cut के वजह से मुझे लगता है commodity price में अभी थोड़ा बहुत consolidation या तो fall in the near term दिखने मिलेगा। और in the medium term it depends कितना investment हो रहा है ये commodity में। So हम काफी specific हैं commodity sector को लेकर। हमारा व्यू स्टील में थोड़ा नेगेटिव है बट एल्यूमिनियम को लेके हम बहुत ज्यादा बुलिश हैं। हमें लगता है कि ये कमोडिटी स्पेसिफिक साइकिल है
और इसके अंदर हमें स्पेसिफिक कमोडिटीज पे फोकस करना चाहिए। और ऑयल को लेके हमें लगता है बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा, डिपेंडिंग ऑन सैंक्शंस, डिपेंडिंग ऑन क्या होता है। बट ऑयल में एक इतना उछाल के बाद एक पुल बैक बनता है, और आई थिंक यही हम देख रहे हैं। अभी यहाँ से ऑयल कहाँ जाएंगे वो बहुत करना मुश्किल है, पर हमें लगता है ऑयल प्राइस इस साल एलिवेटेड रहेंगे, बिकॉज ऑयल में अंडर इन्वेस्टेड कमोडिटी है। और जैसे जैसे डिमांड इंप्रूव होगी वैसे वैसे ऑयल प्राइसेस विल स्ट्रेंथन फर्दर। तो थोड़ा गिरावट के बाद ऑयल प्राइस शायद स्टेबलाइज होगी 100 के आसपास, वो हमारा व्यू है अभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आज। हैव अ गुड डे अहेड।